मानवतावादी शासक, न्यायप्रिय प्रशासक, समाजनिष्ठ परिवर्तक, मूल निवासी बहुजनों के मार्गदर्शक व सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ राजर्षि छत्रपति कोल्हापुर महाराजा साहूजी महाराज के जन्म जयंती अवसर पर चेतनामय आदरांजलि। समस्त संसार में कोई सिद्धांत या कानून ऐसा नहीं है जिसका अपवाद न हो। भारतीय उपमहाद्वीप सारे विश्व में एक अपवाद है। हमारे यहाँ वास्तविक समस्या क्या है, ये बहुजन जनता को पता ही नहीं है। जब समस्या का पता ही ना हो तो उसके समाधान का प्रयास होगा, ना ही उस दिशा की सोच बनेगी। तो इसके चलते जितने भी अनिष्ट होते हैं वो पलते और चलते रहते हैं। हमारे महापुरुषों ने ये सिद्ध किया है कि एक ऐसा स्थापित वर्ग है जो धर्म, श्रद्धा व मान्यता के भ्रम में मूल निवासी बहुजनों को अधर्म, अंधश्रद्धा और पाखंड में उलझाए रखता है। जिन प्रबुद्ध जनों को इस समस्या का एहसास हुआ वे इसके समाधान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया और महापुरुष बन गए। वास्तव में हमारे यहाँ समस्या क्या है, इसे एक दृष्टांत से समझें। जैसे किसी गांव कस्बे में दो वर्गों के बीच कातिलाना संघर्ष हो जाए और एक वर्ग दूसरे वर्ग के युवाओं का कत्ल कर दे तो क्या होगा? केवल महिलाएं, वृद्ध पुरुष व बच्चे रह जाएंगे जो सामना नहीं कर सकते, इसलिए शांति हो जाती है। तो क्या ये शांति शाश्वत होती है? नहीं। जिस दिन वो बच्चे जवान होंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा क्रूर वर्ता हुआ है तो वे भी फिर से पलटवार करेंगे। बाबा साहब ने कहा है, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इतिहास जानने का मतलब है हमारी धरोहर को पहचानना, हमारी भव्य, मानवीय व बंधुता वाली सभ्यता को जीवन साथ करना और उसके अनुरूप उच्च आदर्शों वाली मानवीय व्यवस्था स्थापित करना। विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने भारतीय उपमहाद्वीप पे आक्रमण करके यहाँ के मूल निवासी बहुजनों पर बर्बरतापूर्ण हमले करके उन्हें परास्त किया और शारीरिक व मानसिक गुलाम बनाया। सारे मानवीय अधिकारों से बेदखल करके उन पे वर्ण व्यवस्था थोपकर हजारों टुकड़ों में विभाजित किया। उनकी सभ्यता को नष्ट करके उन्हें सबसे भयंकर नुकसान पहुंचाया। ऐसी बर्बादी विश्व के किसी भी देश में नहीं हुई है। महाकारुणी तथागत बुद्धा ने सर्वप्रथम व अंतिम पूर्णतया आमूलचूल सामाजिक व धम्मीय क्रांति की और अपने चिंतन, मनन व ज्ञान से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की धम्म देशना से फिर से मानवीय व बंधुतावादी मूल निवासी मोहेंजोदड़ो व हड़प्पन सभ्यता को प्रस्तापित किया, जिसे अधिकांश विश्व ने स्वीकारा। महाकारुणी तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद फिर से मनुवादी विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति की
और वही विघटनकारी आर्य संस्कृति व वर्ण व्यवस्था मूल निवासी बहुजनों पे थोप कई प्रकार के अत्याचार गुजारने लगे। तत्पश्चात हमारे कई प्रबुद्ध महापुरुषों जैसे मेघरख, चिंतक चारवाक, तथागत बुद्धा, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहब इत्यादि ने कार्य किए, तभी आज जो मूल निवासी बहुजन ऐसो आराम व सम्मान पूर्वक जीवन जी रहा है, वो हमारे प्रबुद्ध महापुरुषों के संघर्ष व बलिदानों की बदौलत प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। कई अनेक प्रकार से जीवन में बलिदान दिए हैं। उनमें से एक थे हमारे प्रेरणा स्रोत राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कई गणराज्य अस्तित्व में थे। उनमें कोल्हापुर महाराष्ट्र गणराज्य ध्यानाकर्षक था। कोल्हापुर नरेश साहूजी महाराज ने अपने राज्य में क्रांतिकारी व ऐतिहासिक कार्यों के करके अपने राज्य का नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखवाया। साहूजी महाराज मानवतावादी शासक, न्यायप्रिय प्रशासक, समाजनिष्ठ परिवर्तक और सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ थे। उन्होंने कई क्रांतिकारी ऐतिहासिक उत्थान करके नई परंपरा खड़ी की और इसी वजह से बाबा साहब उन्हें सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहते थे। कुर्मियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्हें राजर्षि का बिरुद दिया गया। लॉर्ड हैरिस ने छत्रपति कोल्हापुर का तमगा दिया। महारानी विक्टोरिया ने महाराजा का गर्व प्रदान किया। विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने LLD की उपाधि से साहूजी महाराज को सम्मानित किया। साहूजी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। उनका नाम यशवंत था। यह भी एक संयोग है कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले के दत्तक पुत्र का नाम एवं बाबा साहब के पुत्र का नाम भी यशवंत था। उनके पिता का नाम नारायण दिनकर घाटगे, जिन्हें अपा साहब घाटगे कहते थे, और माता का नाम राधाबाई साहिबा था। चौथे शिवाजी महाराज कैद होने की वजह से कोल्हापुर राज्य का शासन व प्रशासन उनके पिता आपा साहब संभालते थे। 25 दिसंबर 1883 के दिन चौथे शिवाजी महाराजा का निधन हो जाने से और उनके पुत्र न होने के कारण महारानी आनंदीबाई साहिबा ने यशवंत को गोद लेकर उनका नाम साहू रखा। साहू जी ने धारवाड़ व इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा का मतलब सिर्फ कोर्स की किताबें ही नहीं, उसके साथ बहुजनों के मार्गदर्शकों का इतिहास व वैचारिक आंदोलनों को सजग दृष्टि से अध्ययन महत्वपूर्ण है। यदि अंग्रेज अध्यापक फ्रेजर की जगह कोई ब्राह्मणवादी साहूजी महाराज का अध्यापक होता तो शायद उनका जीवन बहुजनों के लिए व्यर्थ हो जाता। 20 साल की उम्र में 2 अप्रैल 1894 में सत्ता की बागडोर संभालकर 28 साल तक शासन किया। 23 साल की उम्र में 1 अप्रैल 1897 को उनकी शादी लक्ष्मीबाई साहिबा से हुई। 6 मई 1922 के दिन मात्र 48 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। सामान्य मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है जो उसे महापुरुष बनने के लिए प्रेरणादायी होती है और उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाती है।
ऐसी ही एक अपमानजनक घटना साहूजी महाराज के जीवन में घटी, जिसने उनका जीवन लक्ष्य ही बदल दिया। साहूजी महाराज प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमा स्नान के लिए पंचगंगा जाते थे। इसी वक्त राज्य पुरोहित नारायण पंडित साहूजी महाराज को शूद्र मानकर वेद मंत्रोच्चार न करके पुराणोक्त मंत्रोच्चार किया। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अथाह प्रयत्न करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की, फिर भी उन्हें शूद्र कहकर पेशवाई ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक न करके जिस तरह अपमानित किया था, उसी तरह साहूजी महाराज को भी शूद्र कहते हुए अपमानित किया गया। चलो, साहूजी महाराज क्रांतिकारी व निडर शासक थे। उसी वक्त उन्होंने अपमानित करने वाले पुरोहित का पद छीन लिया, राज्य की ओर से दी हुई जमीन जायदाद जब्त कर ली। कोल्हापुर के शंकराचार्य ने राजपुरोहित के मत का समर्थन किया, तब साहूजी महाराज ने उस शंकराचार्य की गद्दी पर शूद्र बेनाडिक्ट सदाशिवराव पाटिल नामक ग्रेजुएट युवक की नियुक्ति कर दी। अक्टूबर 1900 की जो घटना घटित हुई, वह साहूजी महाराज के जीवन में क्रांतिकारी घटना सिद्ध हुई। उन्होंने जनगणना करने का निर्णय किया। 1901 की जनगणना रिपोर्ट पढ़कर उन्हें बहुत आघात लगा। उन्होंने देखा कि राज्य में कुल 71 अधिकारी प्रशासन में है, उनमें से केवल 11 ही शूद्र जाति के हैं, 60 अधिकारी ब्राह्मण है। उन्होंने ये भी देखा कि 1,03,898 लोग अछूत हैं और दयनीय हालत में जी रहे हैं। एक निडर, क्रांतिकारी, मानवतावादी और परोपकारी राजा के तौर पर उन्होंने राज्यों में ब्राह्मणों का सफाया करने व न्यायप्रिय संतुलित शासन प्रशासन स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व संकल्प व प्रयास किए। मानवता को गौरवान्वित करते कई कानून व नीतियां बनाकर उसे सख्ताई से अमल करवाया और महात्मा ज्योतिबा फुले के सच्चे व समर्पित अनुयायी का परिचय दिया। ब्राह्मणवाद को खत्म करने वाला और पिछड़े वर्ग को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने वाला ये क्रांतिकारी कदम था, जिसे किसे पिछड़ा वर्ग कहा जाए, इसी स्पष्ट व्याख्या आदेश पत्र में की गई। 26 जुलाई 1902 के दिन शूद्रों व अतिशूद्रों के लिए आदेश जारी कर 50% आरक्षण की घोषणा की। जैसे ही आरक्षण की घोषणा हुई, ब्राह्मणों ने उनका पुरजोश विरोध किया। तब साहूजी महाराज ने ब्राह्मणों को कहा गया आरक्षण विरोधी आंदोलन को बलपूर्वक दबा देने की बजाय उसे तर्क से समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्राह्मणों को एक घोड़ों के तबेले में ले गए और वहां बंधे हुए सभी घोड़ों को खुला छोड़ देने का फरमान किया। फिर घोड़ों को खाने के लिए चने परोसने को कहा। जैसे ही चने परोसे गए तो ताकतवर घोड़ों ने सारा चना खा लिया। कमजोर घोड़ों को एक भी दाना खाने का मौका नहीं मिला और इस तरह साहूजी महाराज ने ब्राह्मणों के मुंह से कहलवाया कि कमजोर घोड़ों के लिए खाने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से आज से 118 साल पहले आरक्षण नीति को उचित व मानवीय अभिगम पुरवार किया था। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह उन्होंने शिक्षा की महत्वता को स्वीकारा था। उन्होंने अस्पृश्यों के लिए एजुकेशन सोसाइटी की
स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे राव बहादुर सबनीस और जी.के. कदम व ए.बी. होलकर सचिव थे। इस सोसाइटी के माध्यम से अनेक प्रकार के पुरस्कार एवं स्कॉलरशिप की घोषणा शिक्षा संस्थानों, बोर्डिंग, प्रशिक्षण केंद्रों व रात्रिशालाएं शुरू की व सुचारू रूप से चलाई भी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी लागू की। अछूतों और सवर्णों की अलग अलग चल रही शालाएं बंद करके सभी वर्गों के लिए एक सार्वजनिक स्कूल की मानवीय अभिगम वाली योजना अमल करवाई। उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कसौटी प्रणाली का प्रारंभ किया और नाइट टीचर ट्रेनिंग स्कीम एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त में किताबें, पेन, पेंसिल, स्लेट इत्यादि देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ कन्याओं की पढ़ाई को भी प्राधान्यता दी। महिलाओं को उच्च शिक्षा को मुफ्त कर दिया। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षित होगी तो परिवार का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज की शिक्षा के प्रति भी ध्यान दिया और आर्थिक सहायता की। उनकी सहिष्णु शासक के तौर पे की गई कार्यवाही प्रशंसनीय व प्रभावी रही, जो महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षिक स्थिति को देखते हुए आज भी ऐतिहासिक साबित हुई है। साहूजी महाराज ने अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में भी असरकारक और अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने एक 10वीं पास अस्पृश्य विद्यार्थी भास्कर विठोजी जाधव को प्रोबेशनरी सहायक के पद पर नियुक्त किया, जिसका विरोध करते हुए ब्राह्मणों ने साहूजी महाराज को जानवरों के राजा कहने लगे थे। फिर भी वे निरंतर क्रांतिकारी कार्य करते रहे। अस्पृश्यों के लिए प्रोविडेंट फंड की भी व्यवस्था की। ब्राह्मणों के लिए अलग से बनी हुई विशेष शालाओं को प्रतिबंधित कर दिया और अस्पृश्यता निवारण के बारे में एक आदेश जारी करके कहा कि यदि कोई अस्पृश्यता का पालन करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और कोई निवृत्ति भत्ता, पेंशन नहीं दिया जाएगा। और आगे लिखा कि अस्पृश्यता की कोई भी घटना कहीं भी घटित होती है तो उसके लिए वहां का पदाधिकारी जिम्मेवार माना जाएगा। उन्होंने अस्पृश्यों को उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए राज दरबार व राजमहल में संपर्क करने की पूरी छूट दी व उचित पद भी प्रदान किए। एक प्रसंग उल्लेखनीय है जो साहूजी महाराज के चरित्र में गंगाराम कांबले प्रकरण से इतिहास प्रसिद्ध है। साहूजी महाराज के राज दरबार में अनेक अस्पृश्य नौकरी करते थे, उनमें गंगाराम कांबले भी थे। एक दिन घोड़ों के तबेले में कार्य करने के बाद उसे जोर की प्यास लगी। उसने राजमहल के प्याऊ से पानी मांगा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उसने खुद पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई। इस अपराध से सारे स्पृश्य अधिकारी, कर्मचारी और कार्य करने वाले लोगों ने उसे प्याऊ को अपवित्र किया कहकर बेहद पीटा। साहूजी दिल्ली से वापस आए। कांबले ने अपने खून से रक्त रंजित पीठ साहूजी महाराज को दिखाई। साहूजी बहुत आग बबूला हो गए। उन्होंने कांबले को मारने वाले कर्मचारी व अधिकारियों को बुलाकर बड़ी बेरहमी से चाबुक से उनकी पीठ लाल कर दी। अब सवर्ण कांबले को छल बल से परेशान करेंगे, ये सोच उनको सेवानिवृत्त कर दिया। जब उसकी रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हुआ
तो साहूजी महाराज ने उसे राजमार्ग पर होटल शुरू करने की आज्ञा दी और उसके लिए आवश्यक सहायता भी की। गंगाराम काम्बले ने सुधारक नामक होटल शुरू किया, पर जात आड़े आ गई। उनके हाथ से कौन चाय पिएगा। सहृदय साहूजी महाराज ने काम्बले की यह तकलीफ भी दूर की। अब साहूजी महाराज रोज राजमार्ग पे रथ से निकलते थे और सुधारक होटल के सामने रुककर 25 चाय का ऑर्डर देते थे। महाराज और उनके सिपा सलाहकार आराम से अछूत के हाथ की चाय पीने लगे। ऐसी थी साहूजी महाराज की कार्यशैली। उसके बाद उन्होंने एक आदेश निकाला कि जिसे भी सरकारी कागज पत्रों पर सही करवाना हो वह सुधारक होटल पर सुबह 10 बजे आवे। अब तो सुधारक होटल में भी भीड़ लगने लगी। सरकारी कागज पत्रों पर सही लेने वालों की वजह से होटल चल निकली। अब तो साहूजी महाराज पहले की तुलना में डबल यानी 50 चाय का ऑर्डर देते और सवर्ण अधिकारी कर्मचारी सब गंगाराम काम्बले के हाथ की चाय पीते। इस तरह साहूजी महाराज ने अस्पृश्यता नष्ट की। इसको कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति। सिर्फ घोषणा नहीं, सिर्फ सामाजिक धार्मिक मीटिंगों या न्यायालय के आदेश से नहीं, यह होता है तो राजनीतिक शक्ति से या जन आंदोलन से। गंगाराम काम्बले के जीवन में साहूजी महाराज ने क्रांति की। काम्बले आगे चलकर अस्पृश्य समाज के एक प्रतिष्ठित नेता बने और वह अस्पृश्योद्धार के कार्य में साहूजी महाराज के एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता बने। साहूजी महाराज के निधन पश्चात वह डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन में सहभागी होकर कोल्हापुर संस्था में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी व कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। साहूजी महाराज ने बंधुआ मजदूरी प्रथा यानी फोर्स लेबर सिस्टम को कानूनन 3 मई 1920 को नाबूद करके एक क्रांतिकारी व ऐतिहासिक कार्य किया। और भी अनेक क्रांतिकारी ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए। उनमें से एक अति महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि अपने राज्य में जितने भी देवस्थानों, मठों, आश्रमों व मंदिरों की संपत्ति थी उसको कानून के तहत सरकार के नियंत्रण में ले लिया। इससे पहले इस संपत्ति के मालिक ब्राह्मण ही हुआ करते थे और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के अज्ञान का गलत फायदा उठाते हुए उन्हें चालाकी पूर्वक लूट लेते थे। साथ ही साथ उन्होंने और एक क्रांतिकारी निर्णय किया कि ये नए धार्मिक पदाधिकारी व मठाधीश केवल महाराज की अनुमति से ही होंगे। ब्राह्मणवाद की चुंगाल में से शूद्र अति शूद्र समाज को बाहर निकालकर और उनसे संगठित करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज नाम संगठन की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले के देहांत के बाद सावित्रीबाई फुले ने उसका नेतृत्व किया, लेकिन उनके जाने के बाद ये संगठन निष्क्रिय हो गया और उसका प्रभाव शून्य होने लगा। तब साहूजी महाराज ने इस क्रांतिकारी संगठन के आंदोलन को गति प्रदान की और इस संगठन को सुचारू व सक्षमता में चलाने के लिए एक अलग से कार्यालय का गठन किया। इस तरह साहूजी महाराज ने ज्योतिबा फुले की क्रांतिकारी परंपरा को सच्चे अर्थ में निभाया व जुझारू योगदान दिया। कांग्रेस के नामदार गोखले और गोपाल राव ने
साहूजी महाराज को कांग्रेस में जुड़ने के लिए आग्रह किया, तब उन्होंने कहा कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है और मैं उसमें नहीं जुड़ सकता। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक ने 11 नवंबर 1917 को एक भाषण में मनुस्मृति के प्रभाव में कहा था कि क्या तेली तंबोली व कुर्मियों को संसद में जाकर हल चलाना है कि तेल निकालना है। ये मनुवादी मानसिकता आज भी मौजूद है, ऐसा प्रबुद्ध जन देख रहे हैं। सामाजिक सुधारणा के क्षेत्र में भी साहूजी महाराज का योगदान अनन्य व अद्वितीय है। उन्होंने हिंदू लोगों को सामान्य लोगों की सहायता के लिए सर बेने की अध्यक्षता में एक कमेटी की रचना की और महाराज ने कानून पास करके इंटरकास्ट मैरिज, इंटरवर्णा मैरिज, लॉ ऑफ डाइवोर्स, देवदासी प्रथा नाबूदी, विधवा पुनर्विवाह के कानून को मान्यता प्रदान की और महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार समाप्त करने के लिए 1971 में कानून बना के लागू करवाया। तत्कालीन समय में जंगलों में रहते आदिवासियों को अपराधी लोगों के तौर पे जाना जाता था। एक बार साहूजी महाराज जंगल में गए और आदिवासियों से मिले, बातें की और उनके साथ भोजन भी लिया। बाद में आदिवासियों को शहरों व गांवों में आश्रय दिया, रोजी रोटी का प्रबंध किया और रहने की उनके लिए कायमी व्यवस्था की। इस तरह उनका दिल जीत लिया। उनकी शिक्षा व तालीम की व्यवस्था, उनके बच्चों को राज सेवा का कार्य भी सौंपा। इनके इस कार्य के सुफल आज भी स्पष्ट दिखते हैं। वास्तव में उन्होंने युगकारी कार्य करके आदिवासियों को मुख्य प्रवाह में ला दिया। 1919 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक अखिल भारतीय कुर्मी समाज के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष साहूजी महाराज थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, मैं आप लोगों में से ही एक हूं। आप मुझे एक किसान या मजदूर भी कह सकते हैं। मेरे पूर्वज भी यही कार्य करते थे। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेसहारा और गरीब भाइयों की मदद कीजिए, पर्दा प्रथा दूर करके विधवा विवाह स्वीकार करके और आंतर जातीय विवाह भोज से ही आपका कल्याण होगा। उनके अध्यक्षीय भाषण से कुर्मी लोग इतने प्रभावित हुए कि अधिवेशन के अंतिम दिन साहूजी महाराज को राजर्षि की पदवी एनायत की। मार्च 1920 के दिन मानगांव कोल्हापुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में साहूजी महाराज ने अस्पृश्यों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का पूर्णतया उत्साह समर्थन किया। आज हमारे प्रगतिशील आमदार व खासदार नेताओं द्वारा हृदयपूर्वक इस बारे में प्रभावी प्रचार प्रसार या पुस्तक प्रकाशन का प्रयास बहुत कम या नहीवत होता है। हम आज तक सुषुप्त अवस्था में ही जी रहे होने के कारण हम अपना योग्य नेता पसंद नहीं कर सकते। चुनी चुपड़ी बात बताकर प्रशंसा प्राप्त करने वाले हम लोगों में से ही कुछ स्वार्थी तत्व प्रशंसा प्राप्त करने वाले हम लोगों में से ही कुछ स्वार्थी तत्व
पैसों के बल चलने वाले अयोग्य नेता को मान्य कर अज्ञानी बहुजन लोगों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। एक दृष्टांत से समझाते हुए साहूजी महाराज ने आगे कहा कि पशु पक्षी भी नेता की पसंदगी अपने जन बंधु और समाज में से ही करते हैं। पक्षी कभी भी 4 पांव वाले पशु को अपना नेता नहीं बनाते हैं। 4 पांव वाले पशु कभी अपना नेता पक्षी को नहीं बनाते हैं। केवल बैल, गाय, भैंस, भेड़े, बकरे 2 पांव वाले चरवाहे को अपना नेता बनाते हैं और इसी वजह से अंत में कत्ल खाने जाना पड़ता है। जिन लोगों की संख्या 100 में से 1 भी नहीं है, उन्होंने पिछड़ों व क्षत्रियों को शूद्र बनाकर अपने वश में करके पशु से तो क्या, गोबर एवं विष्ठा से भी निकृष्ट अपवित्र मानते हैं। यही यदि उनका स्पर्श हुआ तो स्वयं को शुद्ध करते हैं। ऐसे लोग नेता बनने की ख्वाहिश रखे, यह कितनी बेशर्मपने की बात है। केवल मुंह से बकवास करने वाले नेताओं की नहीं, पर अपने कार्य व आचरण द्वारा जाति भेद, वर्ण भेद छोड़ बहुजनों के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करने वाले नेताओं की आवश्यकता है। बाबा साहब की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव विद्वानों में से एक रत्न है, इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहिए, जो मैं भी करता हूं। आपने बाबा साहब के रूप में अपना रक्षक पाया है। मुझे पूर्णतया विश्वास है कि वो तुम्हारी दास्ता की बेड़ियों को काटेंगे। ये मेरे अंतःकरण की आवाज है कि बाबा साहब एक दिन ऐसे महान नेता बनेंगे जिसकी ख्याति समस्त भारत में फैलेगी। उनकी विद्वता का लोहा प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। यहाँ पर साहूजी महाराज की दीर्घ दृष्टि का परिचय होता है। आज बाबा साहब समस्त विश्व के रत्न है, विश्व विभूति, वर्ल्ड्स सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। उन्होंने बाबा साहब को मुख्य नायक के प्रकाशन व अन्य प्रसंगों पर वास्तविक रूप में आर्थिक सहायता की थी, जबकि सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको सशर्त सहायता की थी, एग्रीमेंट किया था, एक सौदा किया था। वर्ण व्यवस्था के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि जब तक वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं होती तब तक अस्पृश्यता और भेदभाव समाप्त नहीं होगा और मूल निवासी बहुजनों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। यदि वर्ण व्यवस्था को समाप्त किए बिना स्वराज प्राप्त होगा तो सत्ता केवल उच्च वर्णीय ब्राह्मणों के हाथ में ही रहेगी और मूल निवासी बहुजन समाज पे निरंतर अत्याचार और अन्याय होता रहेगा। यहाँ पर भी सांप्रत स्थिति को मद्देनजर देखें तो उनकी मेघावी क्रांतिकारी आर्ष दृष्टि का दर्शन होता है। शिक्षा का मूल्यांकन वे इस तरह करते हैं कि शिक्षा से ही हमारा उद्धार शक्य है। इतिहास आधारित शिक्षा बिना किसी भी समाज व राष्ट्र की प्रगति नहीं हुई है। अज्ञानता में डूबे हुए समाज में कभी भी उत्तम, साहसी, स्वाभिमानी एवं हक अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग जन्म नहीं लेते। हम अपने भूतकाल की काली रातें देखें तो इस बात का पता चलता है, केवल एक ही जाति ब्राह्मण जिसने शिक्षा का ठेका लिया हुआ है। साहूजी महाराज के ये विचार आज भी इतने ही प्रासंगिक है। आज जब साहूजी महाराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका स्मरण
व विचार हमें आज भी प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन रूप है। केवल 39 वर्ष की आयु में उन्होंने अद्वितीय कार्य किए हैं। वह उनकी बुद्धिमत्ता, कर्तव्य निष्ठा व प्रतिबद्धता के द्योतक हैं। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की हर एक पल मूल निवासी बहुजन समाज के उत्थान व मुक्ति के लिए व्यतीत किया है। महापुरुषों के विचार व चिंतन केवल पढ़ने व टाइम पास करने के लिए नहीं होते हैं, पर उनका जीवन दर्शन, प्रेरणा व पथ निर्धारण के लिए होते हैं। यदि भावी पीढ़ी साहूजी महाराज के जीवन में से प्रेरणा लेकर मूल निवासी बहुजन समाज निर्माण के आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी होगी तो यकीनन बहुजन समाज का भविष्य उज्जवल होगा। वरना बहुजन समाज को अंधकार युग में जाने से कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। सांप्रत समय में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग और विशेषकर युवा बहुजन इस बारे में गंभीरता पूर्वक सोचे, इसमें ही जीवन की सार्थकता है। अंत में साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को मर्यादित समय में प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, क्योंकि इतिहास के साथ अनुसंधान साधना होता है। हमारे महापुरुषों के विराट जीवन दर्शन को कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आधारभूत जानकारी में ढालना बहुत कठिन होता है। फिर भी मैंने साहूजी महाराज के जीवन कवन के बारे में शक्य हो सके इतनी अधिकृत जानकारी देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। भीम की जय में साथियों मूल निवासी की जय है और मूल निवासी की जय में भारत की जय है। धन्यवाद। भवतु सब मंगल। नमो